नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी आगामी भविष्य में इसी महीने और अगले महीने कुछ व्यापम की, कुछ राज्य स्तरीय और निकट भविष्य में पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी संपन्न होने जा रही है। इस हिसाब से देखें तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेरी लिखी बहुत सारी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है। व्यापम के पाठ्यक्रमानुसार, पीएससी के पाठ्यक्रमानुसार और राज्य स्तरीय अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार। उनमें से अभी एक पुस्तक मेरी आई है, छत्तीसगढ़ का भूगोल। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर हम आज चर्चा करते हैं कि इस पुस्तक की आवश्यकता क्यों। बाजार में पहले से ही छत्तीसगढ़ के भूगोल नाम से अनेकों पुस्तकें भरी पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरत पड़ी और मैंने इसमें क्या किया कि यह पुस्तक आज बाजार में है और आपको परीक्षा की तैयारी में इससे मदद मिल रही है। आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ पीएससी, व्यापम एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार बाजार में अनेकों पुस्तकें भरी पड़ी हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल नाम से। लेकिन इन पुस्तकों में जो पैटर्न है, जो भाषा शैली है और जो डेटा है, सांख्यिकी हैं, वो अपने अपने तरीके से कहीं कहीं से जुटाई गई हैं। अपने अपने स्रोत होते हैं पुस्तक को लिखने के। तो मैंने इस पुस्तक में क्या किया है कि राज्य स्तरीय, राज्य शासन की जितनी वेबसाइट्स हैं, सरकारी डेटा हैं, सरकारी पत्रिकाओं में, शासन की पत्रिकाओं में या अधिकृत स्रोतों में जो डेटा उपलब्ध होते गए हैं, उनका संकलन इस पुस्तक में किया है। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है बहुत ही विशाल है, बहुत ही व्यापक है, क्योंकि यहाँ पे पठारी भूमि भी है, मैदानी इलाका भी है, यहाँ की भूगर्भिक संरचनाएं भी अलग तरीके से हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक पूरे भूगोल विषय को शामिल कर लेता है। भूगोल मूलतः देखा जाए तो कला विषय के अंतर्गत आता है। कला मतलब आप समझते ही होंगे, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के तहत आता है, कला विषय के अंतर्गत आता है। लेकिन यह है वस्तुतः विज्ञान। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। आप सीधा सीधा जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप किसी भी एक चैप्टर को पकड़ते हैं और वहां से उसको याद करना या रटना प्रारंभ कर देते हैं। आप उस विषय वस्तु की समझ ही नहीं रखते हैं, तो आपका भूगोल विषय की तैयारी कैसे संभव हो पाएगी। जैसे हम यह देखते हैं कि जलवायु, छत्तीसगढ़ की जलवायु विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपको जलवायु के बारे में ही नहीं पता, जलवायु की परिभाषा नहीं पता, भारत में कितने प्रकार की जलवायु होती है, उस हिसाब से फिर छत्तीसगढ़ में आप जलवायु का क्लासिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जलवायु पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह से देखते हैं कि अपवाह प्रणाली का आप अध्ययन करते हैं, जिसमें नदियों का हम अध्ययन करते हैं, छत्तीसगढ़ की नदियों का। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के अपवाह प्रणाली, उसका अध्ययन आप कर लेते हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता कि अपवाह प्रणाली होती क्या है, तो फिर आप उसका अध्ययन कैसे कर पाएंगे। तो यह पुस्तक सबसे पहले आपको परिभाषाएं क्लियर करती है, बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही संक्षिप्त रूप से, जो आपको आसानी से याद हो सके। उसके पश्चात विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उसके बाद जो संख्यात्मक डेटा हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित, वो जानकारी आपको प्रदान करती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको परिभाषा जानना जरूरी होता है, उससे संबंधित टर्मिनोलॉजीज, जो परिभाषाएं होती है, उसको जानना जरूरी होता है। तब आप विषय में प्रवेश कर पाते हैं। जब आप विषय में प्रवेश कर पाएंगे तब पूरे मनोयोग के साथ आप डेटा को जेहन में याद रख पाएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अब दूसरी समस्या आती है भूगोल विषय में कि आपको इसे पढ़ना है, समझना है कि रटना है। तो मेरा तो यह कहना है कि सबसे पहले विषय वस्तु को आप समझेंगे। जब आप पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे तो कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जिसको आपको याद रखना होगा, तभी तो आप परीक्षा में उसको रिकॉल कर पाएंगे और उन भूगोल के सवालों से आप जूझ पाएंगे।
तो आपको याद भी रखना है, इसलिए कुछ चीज़ें जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर रटना ही होगा, लेकिन रटने से पहले उस चीज़ को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह बात इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि भूगोल पूर्णतः विज्ञान पर आधारित होता है, विज्ञान पर आधारित विषय होता है, इसके विषय वस्तु वैज्ञानिक होते हैं, शब्दावली वैज्ञानिक होती है, इसलिए इसको आपको पूरा पहले समझना होगा। समझने के पश्चात आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी लंबे समय तक के। अब याद रखने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, कभी अगले वीडियो में उस तरीकों पर भी चर्चा करेंगे कि याद कैसे रखा जा सकता है। अब आप देखिएगा दूसरी समस्या ये होती है कि छत्तीसगढ़ का भूगोल नाम से अलग से पुस्तकें बाजार में अत्यंत कम है। जिन पुस्तकों की शुरू में मैंने चर्चा की कि बाजार भरी पड़ी है छत्तीसगढ़ का भूगोल का, वो बेसिकली सामान्य ज्ञान के अंतर्गत है। सामान्य ज्ञान की एक मोटी सी पुस्तक होती है, 400 पेज की, 300 पेज की, 500 पेज की, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भूगोल रहता है। तो सामान्यतः आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का भूगोल जो होता है वो 100 पेज में किसी सामान्य ज्ञान की पुस्तक में, किसी लेखक या किसी प्रकाशक की सामान्य ज्ञान की पुस्तक में 160 पेज और किसी के में 180 पेज, इससे ज़्यादा भूगोल का समावेश उस सामान्य ज्ञान की पुस्तक में नहीं होता। मतलब छत्तीसगढ़ के भूगोल को उस प्रकाशक या लेखक ने उसको 140-160 पेज के आसपास में समेट दिया। मैंने शुरू में ही चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ का भूगोल अत्यंत व्यापक है, विशाल है, विस्तृत है, संदर्भित है, उसको आपने 140-150 पेज में कैसे समेट दिया। मतलब तय बात है कि कुछ चीज़ें, कुछ तथ्यात्मक चीज़ें छूट रही होंगी, या फिर उतना विस्तृत अध्ययन या डेटा का समावेश उस पुस्तक में नहीं होगा। तो हमारी ये जो पुस्तक है छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसमें सारे डेटास को लिया गया है, सारे डेटा आपको क्लियर हैं, प्रामाणिकता के साथ हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें परिभाषाएं हैं, बॉक्स के माध्यम से कुछ चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, जैसे नदियों का रेखांकन किया गया है, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए गए हैं जिससे आपको विषय वस्तु को समझने में आसानी हो। इसके अलावा प्रस्तुतिकरण जो है ऐसी रखी गई है कि आपको वह विषय वस्तु लंबे समय तक याद रखे। इसके अलावा किसी भी पुस्तक को इस तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं कि उसकी भाषा शैली आपके लिए बहुत ही आसान हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको प्रारंभिक परीक्षा में मदद करना है, इसके अलावा मुख्य परीक्षा में मदद करना है। तो प्रारंभिक परीक्षा में उतनी दिक्कतें तो नहीं होती है, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा लिखते हैं तो उसमें एक समस्या आती है लेखन शैली की। तो हमने उस लेखन शैली को भी ध्यान में रख करके इस पुस्तक को तैयार किया है कि आपको लिखना कैसे है, आपको वह जानकारी कैसे वहाँ पर प्रस्तुत करनी है कि आप अच्छे अंक उसमें अर्जित कर सकें, और किन बातों को रखना है और किन बातों को नहीं रखना है। तो हमने एक भी लाइन इसमें व्यर्थ नहीं लिखी हुई है बढ़ाने के लिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, किसी अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले किसी किसी पुस्तकों में यह लाइन रहता है कि यह बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। इस चीज़ का प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस के अनुसार या उसी परीक्षा के हिसाब से इसका कोई वैल्यू नहीं होता। हम सीधा काम की बात से चालू करते हैं कि भाई उसकी स्थापना कब हुई, उसका क्षेत्रफल क्या है, कौन से मुख्य जानवर वहाँ पाए जाते हैं, कौन से मुख्य वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं, सरकार द्वारा वहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, और भविष्य में इस अभ्यारण्य के एक्सपांसन की क्या योजना है राज्य शासन की। कुछ इस बिंदुओं के आधार पर हमने इसकी व्याख्या की। ठीक इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स को, सारे विषय वस्तु को हमने इस छत्तीसगढ़ के भूगोल पर क्लियर कर रखा है। इसमें एक भी लाइन व्यर्थ नहीं है, और जितनी लाइनें हैं वो आपको याद रखनी है, आपको समझनी है। कुछ इस तरह से हमने इसको बनाया है। अब आते हैं दूसरे विषय के मुकाबले इस भूगोल को हम कितना समय दें। अब मूलतः देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ का शैक्षणिक परिदृश्य, फिल्म, खेल, प्रशासनिक ढांचा, जिला परिदर्शन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से छत्तीसगढ़ का भूगोल एक विषय वस्तु होता है, जिसमें से कुछ कभी कम सवाल आते हैं, कभी ज़्यादा सवाल आते हैं। आजकल सवाल की प्रकृति अगर देखें तो कुछ डीप गहराई में जाकर के पीएससी उन सवालों को पूछने जा रहा है, पूछते रहता है। तो आपको भूगोल के विषय में बहुत डीप नॉलेज रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिलेबस कवर अप होते हैं और एक लंबा सिलेबस भूगोल का पीएससी के द्वारा दिया हुआ है। तो सारे टॉपिक
के अंतर्गत आपको यह भूगोल को पढ़ना होता है। तो हमारा ये जो पुस्तक है वो बहुत ही शुरुआती दौर से चालू होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से चालू होता है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य बना कैसे, तभी तो हम उसका भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो एक सामान्य जानकारी आपको छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में मिलती है कि ये कौन से अक्षांश पर स्थित है, कौन से देशांश पर स्थित है ना, इसकी संरचना कैसी है, इसका विस्तार कैसा है, पड़ोसी राज्य कौन से, कुछ इस तरह की जानकारी। इसके पश्चात आते हैं इसकी भूगार्भिक संरचना कैसी है। इसमें भूगार्भिक संरचना में छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक संरचना कैसी है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये पूरा इसमें आ जाता है। इसके पश्चात आते हैं छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग। भौतिक विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न भौतिक विभागों की हम चर्चा करते हैं, जिसमें पाट प्रदेश आता है, मैदानी प्रदेश आता है, पहाड़ी प्रदेश आता है, पठारी प्रदेश आता है। इसके पश्चात हम भौगोलिक विभाजन की चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ की। इसके बाद आते हैं अपवाह तंत्र, जिसमें छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियों और उनके प्रणालियों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें उद्गम कहाँ है, मुहाना कहाँ है, पुराना नदी का नाम क्या है, दूसरे नदी का और किस नाम से उस नदी को जानते हैं, है ना, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये सब चर्चा इसमें आती है। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जलप्रपात हैं, हमारा राज्य जलप्रपात की दृष्टि से समृद्ध है, तो छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ में कैसे कैसी जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार का इसमें वर्गीकरण है। इसके बाद महत्वपूर्ण चैप्टर जो होता है वो होता है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। यहाँ की मिट्टियाँ कितने प्रकार की है, मिट्टियों के पारंपरिक नाम क्या हैं, स्थानीय नाम क्या हैं, किस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उपजती है, ये सब की चर्चा हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों पर किए हुए हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक आता है छत्तीसगढ़ का वन्य एवं वन संपदा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य वनों के मामले में प्रचुर संपदा से परिपूर्ण रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की वन संपदा के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में, छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में, कुछ वनस्पतियों के वैज्ञानिक नामों के बारे में, इसके अलावा राज्य शासन इस क्षेत्र में कौन सी योजना चला रही है, वह सब का वर्णन इस चैप्टर के अंतर्गत है। इसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन। वन प्रशासन के बारे में भी अपन पूरा विस्तार से इसमें चर्चा किए हुए हैं। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर पे आते हैं नरवा गरवा घुरवा बारी। राज्य शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है वर्तमान राज्य सरकार की, नरवा गरवा घुरवा बारी, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर किए हुए हैं। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई, बांध परियोजना और एनीकट। इसमें पूरा विस्तार से यह बताया गया है कि कौन सा बांध कब बना, कैसे बना, कौन सा एनीकट कब बना, कौन सी परियोजना कैसे क्रियान्वित हो रही है, सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य उत्पादन। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अधिकांश पुस्तकें जिनको मैंने मार्केट में देखा, भूगोल से संबंधित या सामान्य ज्ञान की जो पुस्तकें हैं, उसमें पशुपालन और मत्स्य उत्पादन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ या ज़्यादा तथ्यात्मक जानकारियाँ नहीं हैं। इस पुस्तक में वो सारी चीज़ों की कमी दूर की गई है, इसमें सारी तथ्यात्मक जानकारियाँ शामिल की गई है। इसके अलावा आते हैं खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाले खनिज हैं उनका वर्गीकरण, तथ्यात्मक जानकारी, अखिल भारतीय स्तर पर खनिजों का उत्पादन, भंडारण, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व में योगदान, है ना, और विभिन्न प्रकार की जो खनिजें छत्तीसगढ़ में पाई जाती है उसको उत्खनन करने वाली कंपनियां, उसका प्रतिशत, भंडारण और क्या स्थिति वर्तमान में है ना, जिलेवार जो प्राप्त खनिज है उसका विवरण इसमें पूरा दिया हुआ है। इसके पश्चात हम आते हैं ऊर्जा संसाधन। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा, बिजली, राज्य विद्युत मंडल, अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, राज्य शासन की योजनाएं, जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तमाम प्रकार के जो ऊर्जा से संबंधित तथ्य हैं उसको ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर हम आकृष्ट होते हैं, वो होता है उद्योग। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास क्रम, कालक्रम और छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों ने कैसे कैसे विकास किया, वर्तमान में कौन से उद्योग संचालित हैं और वन आधारित उद्योग कौन से हैं, राज्य शासन द्वारा कौन सी योजनाएं उद्योगों के लिए चलाई जा रही हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी इस उद्योग चैप्टर के अंतर्गत है। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र। ये कौन कौन सी औद्योगिक विकास केंद्र राज्य शासन के द्वारा चलाए गए हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें सम्मिलित है। इसके बाद भूगोल में एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है परिवहन का। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन व्यवस्था कैसी है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जलीय परिवहन, वायु परिवहन, और छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क नीति कैसी है, इसकी विस्तृत चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत की गई है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है छत्तीसगढ़ में जनसंचार। जनसंचार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्र, उनका विस्तृत विवरण, ये सारी चीज़ें और जनसंचार क्या होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चैप्टर मैं यहाँ पर आपको उल्लेखित विशेष रूप से करना चाहूँगा कि मौसम विभाग एवं आपदा प्रबंधन।
भूगोल का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन, जो कि बाजार में उपलब्ध किसी भी पुस्तक में सम्मिलित नहीं है। मैंने इस पुस्तक में इसको विशेष रूप से इसका उल्लेख किया हुआ है। इसमें हमारे मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम के बारे में क्या क्या जानकारी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है और राज्य शासन की इस संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये सब सारी चीज़ें मौसम विभाग एवं आपदा प्रबंधन में दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सर्पदंश से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, तड़ित प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, इसको विभिन्न तरीकों से इसमें समझाया गया है। इसके बाद आखिरी चैप्टर आता है जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसमें जनसंख्या के और नगरीकरण के तमाम प्रकार के आंकड़े, तथ्यात्मक जानकारियां सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद पूरी पुस्तक इस तरह से 22 चैप्टर में समाप्त होकर के आखिरी में अभ्यास प्रश्न है, जिसमें आप अपना अभ्यास कर सकते हैं कि पूरा पुस्तक पढ़ने के पश्चात मैंने क्या ग्रहण किया है और कितनी चीज़ें मुझे याद है। इसके लिए अभ्यास प्रश्न का एक समावेश किया गया है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर के। कुल इस पुस्तक में लगभग 320 पेज हैं। इस तरह से देखें तो 22 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर जो है एक औसत अगर हम निकालना चाहें तो एक 15 पेज के आसपास बैठता है। तो एक चैप्टर को 15 पेज में शामिल करने का प्रयास किया गया है। और जब भी मैं लेखन करता हूँ, मेरा ये प्रयास रहता है कि सारे चैप्टर्स को करीब करीब अगर चैप्टर ऐसा बनाया जाए कि लगभग समान समान पेजों में उसको समावेश किया जा सके। इससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, उनको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होती है, उनको याद रखने में आसानी होती है। और इस भूगोल पुस्तक की खास बात यह है कि हर 1 या 2 पेज के बाद आप पाएंगे कि मैप दिया हुआ है, या हम यूं कह सकते हैं कि हर टॉपिक के साथ मैप दिया हुआ है। क्योंकि भूगोल का जब आप अध्ययन करते हैं तो बिना मैप की सहायता से, बिना नक्शे की सहायता से उसका अध्ययन असंभव सा प्रतीत होता है, यह चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो आप एक पेज में मैप देखिए, दूसरे पेज में उसका विस्तृत विवरण है, तो आपको वो चीज़ें आंखों में बैठना चालू होती है, आंखों के माध्यम से आपके दिमाग में जाती है और वो लंबे समय तक याद रहती है। मैप का एक खासियत होता है ना, क्योंकि दृश्यात्मक भी हो जाता है और आप पढ़ रहे हैं, वो आपको याद हो रहा है, आपको चीज़ें आसानी से समझ आ रही है। तो मैप आधारित यह पुस्तक है। इसमें बहुत सारे मैप हैं, कह सकते हैं कि पूरा पुस्तक ही मैप से भरा हुआ है। आप खनिज में भी देखेंगे, उद्योग में भी देखेंगे, अभ्यारण्य में भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ की संरचना में भी देखेंगे, सारी जगह मैप का उपयोग किया गया है। इसके अलावा मैप के नीचे भी कुछ कुछ जानकारियां अलग से और आपको दृष्टिगोचर होंगी, जो कि आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, आपको हमेशा के लिए उसको याद रखना होगा। इसके अलावा एक विशेष बात यह कहना चाहूँगा कि यह पुस्तक जो होती है, बेसिकली ये कोई उपन्यास तो है नहीं कि इसमें मेरी कल्पनाशीलता हो या मैंने कुछ स्पेशल इसमें किसी प्रकार का रस डाला हो कि मैंने श्रृंगार रस में इस पुस्तक को लिखा है, मैंने वीर रस में इस पुस्तक को लिखा है। बेसिकली राज्य शासन के द्वारा विभिन्न बाजार में उपलब्ध पुस्तकें जो इस क्षेत्र की हैं, उनकी जानकारियों को मैंने एक विशेष तरीके से आपको प्रस्तुतिकरण करके आपके सामने परोसा है, ताकि आप परीक्षा के लिए इसकी तैयारी कर सकें। इसलिए मेरा यह कहना है कि बाकी पुस्तकों के मुकाबले एक बार इस पुस्तक को आप लेकर जरूर देखें, पढ़कर देखें, समझ कर देखें। आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ की भूगोल की तैयारी कराने के लिए यह पुस्तक आपको मददगार सिद्ध होगी। हालांकि बाजार में जो और पुस्तकें हैं या अभी तक आप जो पढ़ रहे होंगे वह भी आपके लिए मददगार होंगी, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं। लेकिन यह पुस्तक बहुत सारी चीज़ों के कारण, मैप के कारण, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, मैप के कारण, नक्शे के कारण, फ्लो चार्ट के कारण, बॉक्स के कारण, और एक और विशेष चीज़ कि इसकी फ़ॉन्ट साइज ऐसी रखी गई है कि पढ़ने में आपको आसानी लगे, देखने में आसानी लगे। आप देखे होंगे बड़े बड़े ग्रंथ बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आंखों को थकान महसूस होने लगती है, मस्तिष्क को थकान महसूस होने लगती है और वो चीज़ें हमको बोरियत लगने लगती है। इस पुस्तक में इस बात का भूगोल विषय है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि पुस्तक की साइज थोड़ी बड़ी बनाई गई है, फ़ॉन्ट साइज भी बाकी पुस्तकों से थोड़ी बड़ी है, ताकि आपको आसानी से याद रखे और आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आती रहे। अब आपको यह पुस्तक पढ़नी है और पढ़ने के पश्चात पुस्तक के पीछे
मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें आपको अपना सुझाव, मार्गदर्शन जो भी है वो आपको व्हाट्सएप करनी है। निश्चित रूप से कुछ गलतियां हो सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उस गलतियों को आप आकृष्ट कराएंगे तो हम उसको एक नए एडिशन जब हम लाएंगे, या नया एडिशन हमारा इस पुस्तक का जब आएगा, तो उसमें हम सुधार के साथ आपको प्रेषित करेंगे। या कुछ जानकारियां हो सकती है लेखन के दौरान छूट गई हों, या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, हो जाती हैं, हमने हालांकि हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप भी सजग रहिएगा, आप भी सचेत रहिएगा और हमें सचेत करिएगा, ताकि हम एक नए दशा और दिशा के साथ इस पुस्तक को पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आप बताइएगा जरूर कि छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको कैसा लगा, और छत्तीसगढ़ के भूगोल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें इस पुस्तक के माध्यम से। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू।